जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जहां पर वान ने अपने हिसाब से विलेज का स्ट्रक्चर डिजाइन कर दिया था। साथ ही साथ उसने बैलिस्टा को भी काफी ज्यादा अपग्रेड कर दिया और उसकी पावर पहले से भी ज्यादा बूस्ट हो जाती है, जो देखकर पैनामेरा भी एक बैलिस्टा की डिमांड करने लगी, पर वो उसे फ्री में नहीं लेगी। इसी वजह से वान भी इसके लिए तैयार हो चुका था। उसी वक्त वहाँ पर अचानक से फॉरेस्ट ड्रैगन आ जाता है, जिसे फॉरेस्ट किंग भी कहते हैं, पर वो यहाँ औरतों की टीम का पीछा करते हुए आया है। वहीं दूसरी तरफ वान उस ड्रैगन को अपने विलेज की तरफ आता देखकर तुरंत अपने साथियों से बैलिस्टा से हमला करने को कहता है, लेकिन फॉरेस्ट ड्रैगन उनके अटैक से बचते हुए उन्हीं की दीवारों पर आ गया था। इसलिए एस्पार्डा अपने अर्थ मैजिक का इस्तेमाल करते हुए उस ड्रैगन को कुछ देर के लिए सप्रेस कर देते हैं। साथ ही साथ पैनामेरा को भी मौका मिल चुका था, इसलिए वो अपने फ्लेमिंग मैजिक का इस्तेमाल करते हुए उसे काफी बुरी तरह से इंजर्ड कर देती है और उसको जान से मारने का काम डी ने किया। फॉरेस्ट ड्रैगन को हराने की वजह से विलेजर्स काफी ज्यादा खुशी के मारे झूम उठे थे। अगले सीन में पैनामेरा ने टी को ड्रैगन स्लेयर का टाइटल दे दिया होता है, क्योंकि उसी ने फॉरेस्ट ड्रैगन को मारा है। साथ ही साथ वो इसका क्रेडिट एस्पार्डा और वान को भी देती है, यहाँ तक कि उसने एक साथ अलायंस करने का प्रस्ताव रखा, जो सुनने के बाद वान काफी हैरान हो गया था, पर वो कुछ देर सोचने के बाद इस अलायंस के लिए तैयार हो जाता है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने द डेली लाइफ ऑफ इमोर्टल किंग सीजन 5 के एपिसोड को फिर से एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया है। अगर आप लोगों ने इसके बाकी के एपिसोड अभी तक नहीं देखे हैं तो मैं उसकी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप सारे के सारे एपिसोड देख सकते हैं। चलो अब कहानी की तरफ आते हैं। एपिसोड 7 की शुरुआत में वान एस्पार्टा को बता रहा था, मुझे खुशी है कि हमने बिना किसी नुकसान के उस फॉरेस्ट ड्रैगन को मार दिया। जो सुनकर एस्पार्टा कहता है, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो तुमने रैम्पार्ट बनाई थी उसने अपना काम बखूबी से किया है। उसकी इस बात पर वान बताता कि यह सच है, उसके बिना कहानी तो कुछ और हो सकती थी। ये बात सुनकर एस्पार्टा कहता कि लॉर्ड वान, मेरे पास एक प्रपोजल है। अब जब तुमने स्ट्रॉन्गेस्ट रैम्पार्ट बना ली है तो क्या अब तुम अपना फोकस सिटी की प्लानिंग पर लगाओगे? जिसका जवाब देते हुए वान बताता है, तुमने पहले भी कहा था कि मुझे 10,000 लोगों के रहने के लिए टाउन बनाने का गोल रखना चाहिए। जिस बात पर एग्री करते हुए एस्पार्टा कहता है कि इसे पूरा करने और एक अट्रैक्टिव फैक्शन बनाने के लिए हमें नए रेजिडेंस की जरूरत होगी। तभी वान कुछ कहने ही वाला था, उसी वक्त टी वहाँ पर आते के साथ कहने लगी, बेल और रैंगो मेरी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों के साथ वापस आ गए हैं। साथ ही इसके आगे की बात क्रिम्सन बताता कि उन्होंने कहा कि वे फॉरेस्ट ड्रैगन के मटेरियल खरीदेंगे। अब ये सुनने के साथ वान काफी ज्यादा खुश होने के साथ कहता है, सबसे पहले हम ड्रैगन के मटेरियल बेचेंगे, फिर हम ऐसा टाउन बनाएंगे जिसमें हर कोई रहने का मजा ले सके। इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर स्टोर रूम की तरफ आ गया था, जहाँ पर वान कह रहा था, मुझे हैरानगी होती है कि मेरी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मर्चेंट इन्हें कितने में खरीदेंगे। जो सुनने के बाद रैंगा बोलता है कि यह एक ड्रैगन है, एक फॉरेस्ट ड्रैगन। इसके स्केल, पंजे, नुकीले दांत और आंखें सब कुछ काफी अच्छी हालात में है। तुमको शायद कम से कम 100 प्लेटिनम मिल जाएंगे। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वान अपने मन में कहता है कि अगर मुझे ठीक से याद है तो एक प्लेटिनम की कीमत लगभग 100 मिलियन रैन होती है, तो 100 का मतलब होगा एक ड्रैगन की कीमत 10 मिलियन रैन है। क्या मैंने अभी जैकपॉट जीत लिया? जबकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा भेजे गए वो दोनों मर्चेंट आपस में बातें करते हुए कह रहे थे, मुझे शक था लेकिन यह सच है कि यह एक ड्रैगन है। तभी वान उनकी तरफ बढ़ते हुए कहता कि तो आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हो? जो सुनने के साथ वो मर्चेंट काफी ज्यादा खुश होने के साथ कहने लगा, लॉर्ड वान प्लीज ये मटेरियल मैरी चैम्बर ऑफ कॉमर्स को सौंप दो। साथ ही साथ वो बंदा बताता कि हम सबसे जाने माने ट्रेडर हैं और हमें रॉयल फैमिली का भी सपोर्ट है, इसलिए हम उन्हें तुमसे सबसे ज्यादा कीमत पर खरीदेंगे। इस पे वान काफी ज्यादा खुश होने के साथ बताने लगा था, ये काफी अच्छी खबर है, वैसे हम इन्हें कितनी कीमत पर बेच सकते हैं? इस बात का जवाब देते हुए वो मर्चेंट बताता कि अभी के मार्केट को देखते हुए मैं कहूंगा कि यह लगभग 60 प्लेटिनम का होगा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वान सोचने लगा, मुझे लगा था कि मैंने जैकपॉट जीत लिया। फिर वो जाते हुए कहता कि एक मिनट रुको, मैं बेल और रैंगो से सलाह लेकर आता हूँ। अब ये सुनने के साथ वो दोनों मर्चेंट काफी ज्यादा घबरा चुके थे, इसलिए वो उसको वहीं पर रोकने के साथ कहने लगे, अरे प्लीज एक मिनट रुको, वह भाई अभी भी मर्चेंट के तौर पर यंग है और हम एक प्रॉपर और वो आगे कुछ भी नहीं कह पाते क्योंकि वान उनसे बातें कर रहा था। लगता है हमें उतना नहीं मिलेगा जितना मैंने सोचा था, उन्होंने मुझे 60 प्लेटिनम बताया। अब ये सुनकर बेल का कहना है, ये क्लियर है कि यह सबसे अच्छी क्वालिटी का है और वो आगे कुछ भी कह पाता। तभी वो बंदा टपकते हुए कहता कि तुम बेवकूफ हो, तुम दोनों मेरे चैम्बर ऑफ कॉमर्स का हिस्सा हो, तुम्हें पता है ना, इसलिए बात को समझा करो। उसकी ऐसी बातों को सुनकर बेल कहता है कि मर्चेंट के तौर पर हमें प्रॉपर अप्रेजल करना चाहिए। इस पे मर्चेंट बताने लगा था, इस दूर के विलेज के पूरे 1 साल तक कोई भी दूसरा मर्चेंट नहीं आ रहा है, अगर हम सिर्फ 60 प्लेटिनम भी दे तो भी उस बदमाश के पास बेचने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचेगा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वान अपने मन में निराश होते हुए कह रहा था, मैं भी तुम सबकी बातें सुन सकता हूँ, खैर एक प्लेटिनम की कीमत 100 मिलियन है, मुझे लगता है कि मैं उन्हें मोलभाव करने के लिए दोषी नहीं ठहरा सकता। उसी वक्त बेल उन पर काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए कहता है कि फिर भी हम भाई लोग हर काम सही तरीके से करना चाहते हैं, चाहे हम किसी से भी डील कर रहे हो या किसी भी बात पर नेगोशिएट कर रहे हो, हमारा मानना है कि इससे फ्यूचर में ज्यादा प्रॉफिट होगा। साथ ही साथ रैंगो का भी कहना है और तो और लॉर्ड वान के साथ नेगोशिएट करना काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। उन दोनों की बकवास बातों को सुनकर
सुनकर मर्चेंट काफी ज्यादा गुस्सा होने के साथ कहता कि तुम बेवकूफ, जब प्रेसिडेंट को ये बात पता चलेगी तो तुम्हें मैरी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से निकाल दिया जाएगा। जो कहने के बाद वो दोनों वहाँ से जाने लगे। उनको जाता देखकर वान कहा कि क्या तुम इस बात को लेकर श्योर हो, तुम्हें मैरी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से निकाल दिया जाएगा। जिस पर वो दोनों काफी ज्यादा निराश होते हुए कहे यही एकमात्र चॉइस थी। जो सुनने के साथ वान कहता कि तुम अपनी खुद की ट्रेडिंग कंपनी क्यों नहीं खोल लेते। अब ये सुनने के साथ वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। जबकि बेल कहने लगा ट्रेडिंग कंपनी बनाने के लिए तुमको 3 शर्तें पूरी करनी होगी। पहले मर्चेंट गिल्ड रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी, दूसरी अपनी खुद की शॉप होनी चाहिए और तीसरी किसी टाइटल वाले नोबल पर्सन से एंडोर्समेंट लेना होगा। इस पे वान अपने मन में कहता है कि पहले दो तो काफी आसान है, लेकिन आखिरी वाला एक दिक्कत है। टाइटल वाला अकेला इंसान जो हमारी मदद कर सकता है शायद वो है। फिर इसके बाद यहाँ से उसी घर की तरफ आ गया था जहाँ पर पैनामेरा और आटे रहती हैं। यहाँ तक कि वान ने पैनामेरा को सारी की सारी बातें बता दी थी। जो सुनने के बाद पैनामेरा इसके लिए तैयार हो जाती है। ये बात सुनकर वान हैरान होते हुए कहता है कि क्या तुम ये करोगी? मैंने सुना है कि मैरिज चैम्बर ऑफ कॉमर्स को रॉयल फैमिली का सपोर्ट हासिल है, क्या वे तुम्हें परेशान नहीं करेंगे? इस बात पर पैनामेरा कह रही थी जरा सोचिए, अगर मुझे कोई छोटी ट्रेडिंग कंपनी मिली जो एक नोबल के तौर पर बनी है और इसे पहचानना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि अगर वे ऐसा नहीं करते तो यह रॉयल फैमिली के लिए बुरा होगा। इसके अलावा मेरे पास अपनी कोई जमीन या नाइट नहीं है, इसलिए अगर मुझे सीढ़ी चढ़नी है तो मुझे ऐसे काम करने होंगे जिनसे लोग बात करें। अगर मैं ऐसा करती हूँ तो यह बात फैल जाएगी कि मैंने 2 ईमानदार मर्चेंट की मदद की। उसकी इस बात पर वान काफी ज्यादा खुश होने के साथ बताता कि ऐसे में क्यों ना यह कह दिया जाए कि तुमने ड्रैगन को हरा दिया। समझो पैनामेरा, लोग इसके बारे में बात करेंगे और इसका मतलब है कि मेरी फैमिली को इसके बारे में पता ही नहीं चलेगा। जिस बात पर पैनामेरा का कहना है तुम्हारे सोचने के तरीके में थोड़ी सी अजीब सी कमियां हैं। ड्रैगन बहुत कम मारे जाते हैं। अगर मैं कह भी दूं कि मैंने उसे मार दिया है तो वह ऐसे पूरी डिटेल में जानना चाहेंगे कि मैंने ये कैसे किया और उनकी खुद की इन्वेस्टिगेशन तुमको वैसे भी ढूंढ लेगी। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वान को अब सीधे एक गोली लगती है। साथ ही वो कहा अगर मेरी फैमिली वाले मुझे घर बुला ले तो मैं क्या करूंगा? तभी पैनामेरा का कहना है इससे बचने का एक तरीका है और ये आसान है। तुम अपने लिए एक टाइटल ले लो और इसे आसान लफ्जों में समझो। सभी नोबल्स का एक टाइटल होता है और मैंने नाइट से शुरुआत की है जो सबसे लोवेस्ट टाइटल है, लेकिन तुम एक मार्क्विस के बेटे हो तो वह शायद तुमको शुरू में बैरन बना देंगे। इसलिए लॉर्ड वान अपने लिए एक टाइटल ले लो और एक नया घर ढूंढो। और वैसे भी तुमको बस ये बताना है कि तुमने ड्रैगन को मार डाला है, मैंने तो बस उसे पकड़ लिया था। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वान कहता है कि बिल्कुल नहीं, इससे मैं सच में सबसे अलग दिखूंगा। ये बात सुनकर पैनामेरा बताती है कि और इससे तुम खुश नहीं हो। तुम 8 साल के बच्चे के तौर पर फेमस हो सकते हो जिसने एक ड्रैगन को मारा था और उस अचीवमेंट का इस्तेमाल करके टाइटल जीत सकते हो। पर वान अभी भी इन सब के लिए तैयार नहीं था। जो देखकर पैनामेरा कहने लगी वैसे भी मैं समझती हूँ कि तुम कैसा फील कर रहे हो नौजवान। जब मैंने पहली बार अपना टाइटल जीता तो मेरे और दुश्मन बन गए और जो लोग मेरा इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे वे अचानक से आ गए और वो अपनी फ्लेमिंग पावर को एक्टिवेट करते हुए आगे की बात बता दे कि हाँ, हालांकि मैंने उन सबको राख में बदल दिया। अब ये सुनकर वान घबरा गया था। जबकि पैनामेरा कहते कि इसलिए अगर कोई नया एनिमी दिखे तो उन पर बैलिस्टा फायर करने में हेजिटेट मत करना। साथ ही साथ तुम्हारे पीछे 1 दर्जन कोप्स तुम्हारा विरोध करने वाले लोगों को रोक देंगे। जो कहने के बाद वो जोर जोर से हंसने लगी। जबकि वान हैरान होते हुए अपने मन में कहा मुझे अभी भी लाइफ में आगे बढ़ने का एक और भयानक तरीका पता चला है। फिर वो उससे कहता कि लेकिन अगर मैं यह दावा करता हूँ कि ये सब मेरा काम था तो तुम इसे प्रमोशन के लिए अपनी बोली को सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसकी इस बात पर पैनामेरा बताते कि नौजवान, क्या तुम मेरे बारे में परेशान हो? मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ ऐसा किया है कि एक 8 साल का बच्चा मेरे बारे में परेशान हो, या कुछ शायद मैंने गलत सुन लिया हो। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वान काफी ज्यादा डरते हुए अपने मन में कहता है कि नहीं, मेरा मतलब यह नहीं था। असल में मुझे अपनी सेफ्टी की चिंता हो रही है, प्लीज मुझे मत खाना। पर लगता है उसने ये बात काफी जोर से कह दी। जो सुनने के साथ पैनामेरा जोर जोर से हंसने के साथ कहती कि तुम्हारे पास हमेशा एक समझदार जवाब होता है। वैसे चिंता मत करो, मैं तुम्हें अगले 5 साल तक नहीं खाऊंगी, इसलिए तुम्हें और बड़ा बनने में मदद करने के लिए मैं तुम्हें इस ड्रैगन को मारने का क्रेडिट देती हूँ। अब ये सुनकर वान की फट चुकी थी। साथ ही साथ वो कह रहा था मुझे इस पर विश्वास नहीं हो रहा, लगता है मेरे पास जीने के लिए सिर्फ 5 साल बचे हैं। फिर हम बाहर की तरफ आते हैं जहाँ पर उन दोनों को मालूम पड़ गया था कि पैनामेरा तीसरा काम संभाल लेगी। इसी वजह से वो काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। जबकि वान बताता कि जी हाँ, तुम अपनी खुद की ट्रेडिंग कंपनी बेल एंड ड्रैगन को शुरू कर सकते हो। अब ये सुनकर वो दोनों और भी ज्यादा खुश हो चुके थे। साथ ही वो कहते कि अब बात करते हैं, क्या तुम प्लीज वो ड्रैगन मटेरियल हमें बेचने दोगे? तुमने हमारे लिए जो भी कुछ किया है उसका बदला चुकाना चाहते हैं, इसलिए हम उस ड्रैगन को 130 प्लेटिनम में बेचेंगे। तो बताओ कैसा रहेगा? जो सुनने के साथ वान भी इसके लिए तैयार हो चुका था। साथ ही साथ वो बंदे कहे चलिए इन सब चीजों को बेचने के लिए रॉयल कैपिटल चलते हैं। इसी के साथ यहाँ सीन शिफ्ट होकर एक जगह की तरफ आ गया था जहाँ पर वो तीनों कैरेज की डिमांड करने के लिए आए थे। पर उनको जानने को मिला था कि मैरिज चैम्बर ऑफ कॉमर्स तुम्हारी गाड़ी को लेकर यहाँ से चले गए हैं, जिसकी वजह से वो दोनों काफी ज्यादा
ज्यादा निराश हो चुके थे। तभी पैना मेरा सामने की तरफ आते हुए कहने लगी वे इंतजार कर रहे हैं कि तुम रोते हुए उनके पास जाओ। अगर तुम मटेरियल नहीं पहुंचा सकते तो तुम्हारे पास उनकी बात सुनने के अलावा कोई और चारा नहीं है। इस बात की वजह से वो दोनों और भी ज्यादा उदास हो चुके थे। साथ ही साथ वान कहा कि फिर मैं तुम दोनों के लिए एक नई कैरेज बनाऊंगा। वान की ऐसी बातों को सुनकर पैना मेरा कहना शुरू करती है, उस मामले में तुम कैरेज खींचने के लिए मेरे वार हॉर्स का इस्तेमाल कर सकती हो। वे अच्छी तरह से ट्रेंड है और उनका स्टेमिना और स्पीड सेकंड लेवल पर है। तभी यहाँ सीन कट होकर उन्हीं दोनों मर्चेंट की तरफ आ गया था, जहाँ पर वो मर्चेंट जोर जोर से हंसते हुए कह रहा था, मुझे पूरा यकीन है कि बेल और रैंगो को अब अपने फैसले पर पछतावा हो रहा होगा। यहाँ तक कि वो ड्राइवर बताता कि वह पागल है भाई, वह कुछ ही समय में रोते हुए हमारे पास आ जाएंगे। तभी उनकी नजर अपने पीछे चली जाती है, जहाँ पर काफी तेजी से कोई आ रहा है, पर उनको पता नहीं था कि ये है कौन। फिर हमें जानने को मिला था कि ये तो पैनामेरा और उसका कैरेज है, जिसने उनके कैरेज को सरपास कर दिया था। यहाँ तक कि वो दोनों अब काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे और वो दोनों कह रहे थे वो बेल और रैंगो थे, है ना, पर वो विस्काउंटनेस के साथ क्या कर रहे थे। पर वो मर्चेंट अचानक से शॉक्ड होते हुए कहा, एक नोबल पर्सन के सपोर्ट की वजह से वे अपनी खुद की ट्रेडिंग कंपनी शुरू कर रहे हैं। इसी के साथ यहाँ सीन कट होकर किंगडम ऑफ स्कोडिया रॉयल कैपिटल ऑडियंस चैम्बर की तरफ आ जाता है, जहाँ पर किंग इम्प्रेस होते हुए कहते कि तो सोशल क्लाइंबर फिर से यहाँ पर आ गई है। फिर भी मुझे लगा कि तुम मुझसे हायर रैंक के लिए एप्लीकेशन देने आई हो, फिर भी तुम चाहती हो कि मैं किसी और को टाइटल दूं। इस बात से पैनामेरा पूरी तरह से एग्री थी। तभी किंग डीनो कहने लगे, विस्काउंटनेस पैनामेरा, मुझे वह पर्सन नहीं दिख रहा है जिसके लिए तुम टाइटल की डिमांड कर रही हो। जिस पर पैनामेरा बताते कि वह पर्सन एक दूर के विलेज का लॉर्ड है, इसी वजह से वह अपने गांव की सेफ्टी कर रहा है, इसलिए वह रॉयल कैपिटल में नहीं आ सका। उसकी इस बात पर किंग डीनो बताते कि और तुम एक ऐसे पर्सन को नोबल को क्यों रिकमेंड करोगी। जिसका जवाब देते हुए पैनामेरा बताती है उनकी अब तक के ग्रेट डील्स और उनके पोटेंशियल के लिए जो उन पर भारी पड़ती है उनको वो काफी आसानी से सुलझा लेता है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर किंग डीनो इरिटेट होते हुए कहने लगे, तुम्हारी काबिलियत को देखते हुए अगर तुम उससे रिकमेंड करती हो तो इसका मतलब है कि वह बड़ी चीजों की उम्मीद कर सकता है। फिर भी इतने दूर के विलेज में जहाँ हमने नाइट या आर्मी को तैनात नहीं किया है तो वह किस तरह का काम कर सकता होगा। असल में ये इनडायरेक्टली उसकी बेइज्जती कर रहा है, जिसकी वजह से पैनामेरा काफी ज्यादा गुस्सा होने के साथ कही उसने फॉरेस्ट ड्रैगन को मार डाला। पैनामेरा की ऐसी बातों को सुनकर वहाँ के नाइट्स की आंखें फटी की फटी रह गई थी। साथ ही वो कह रहे थे ये मुमकिन भी है और उसने उसे मार डाला, मुझे यकीन नहीं हो रहा। दूसरी तरफ किंग डीनो सवाल करता है, क्या वह लॉर्ड एलिमेंटल बेज है, जो सुनने के बाद पैनामेरा मना करते हुए बोलते कि उसका मैजिकल एप्टीट्यूड प्रोडक्शन मैजिक है। अब ये सुनकर किंग डीनो काफी ज्यादा हैरान होने के साथ कहते कि प्रोडक्शन मैजिक तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। जिसके जवाब पर पैनामेरा बोली, मार्क्विस पटियो का बेटा वान नहीं पटियो, वह एक लॉर्ड है जो मुश्किल से 8 साल का है। उसकी इस बात पर किंग डीनो कहने लगे, एक 8 साल का बच्चा एक दूर के विलेज का इंचार्ज है, मुझे इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन दो। जो सुनकर पैनामेरा बताना शुरू करती है, जैसे ही वह छोटा सा लड़का उस विलेज में पहुंचा जहाँ पर उसे लॉर्ड कहा जाता था, उसने देखा कि वहाँ पर डाकुओं ने हमला कर दिया है। फिर भी उसने विलेज की डिफेंस की और अपने साथ आए कुछ साथियों और एडवेंचर करने वाले लोगों के साथ उन डाकुओं को मार डाला। उसकी ऐसी बातों को सुनकर किंग डीनो को इसमें इंटरेस्ट आने लगा था। साथ ही वो कहे तो उसने इतनी कम एज में बैटल में पार्टिसिपेट किया और विक्ट्री हासिल की। तभी पैनामेरा आगे की कहानी बताते हुए कहती है, उसके बाद उस छोटे से लड़के ने अपने प्रोडक्शन मैजिक का इस्तेमाल करके विलेज को दीवारों से घेर लिया और एक खाई बना दी, टूटे फूटे घरों को फिर से बनाया और विलेज की डिफेंस को और ज्यादा बेहतर कर दिया। उसी वक्त किंग डीनो सवाल करते हैं, तो क्या इस ड्रैगन ने उस विलेज पर हमला कर दिया था। इस बात पर पैनामेरा एग्री करते हुए कह रहे थे, मैंने ड्रैगन को मारने में मदद की, लेकिन मैंने बस उसे पकड़ लिया। लेकिन लॉर्ड वान और उनके साथियों ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उसे बिना किसी नुकसान के मार डाला। उसकी ऐसी बातों को सुनकर किंग डीनो को उसकी इस बात पर विश्वास करने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी, इसलिए पैनामेरा अपने पास रखी उस चीज पर से अपना कपड़ा हटा देती है। साथ ही साथ वो कहने लगी, यह मारे गए ड्रैगन का दांत है। अब उसकी ऐसी बातों को सुनकर वहाँ के सारे नाइट काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। जबकि पैनामेरा बताना शुरू करती है, योर मैजेस्टी, मैं चाहूंगा कि आप आकर देखें, यह देखने के लिए कि वान की देखरेख में इतने कम समय में यह विलेज कितना बदल गया है। मुझे यकीन है कि आप उसके जैसे समझदार पर्सन को हमारे सिटी की डिफेंस के लिए उससे भी बड़े इलाके का लॉर्ड बना देंगे। पैनामेरा की ऐसी बातों को सुनकर किंग डीनो काफी ज्यादा इंप्रेस होते हुए कहने लगे, वान नहीं पटियो, है ना, मैं उससे जल्द से जल्द मिलना चाहता हूँ। फिर हम इसके कुछ देर बाद बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ पर पैनामेरा जोर जोर से चिल्लाते हुए कह रही थी, बता दे कि वान नहीं पटियो ने ड्रैगन को मार दिया था, इस कामयाबी के सम्मान में उन्हें बैरन बना दिया गया है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वहाँ के सारे लोग एकदम हैरान होते हुए कह रहे थे, वह मार्क्विस पटियो का बेटा है और उन्होंने छोटे बेटे को प्रोडिजी कहा। मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा कि एक बच्चे ने ड्रैगन को मार डाला। वहाँ की ऐसी बातों को सुनकर पैनामेरा खुश होने के साथ अपने मन में कहने लगी, खैर नौजवान, अब चीजें इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम मेरा शुक्रगुजार रहो। जिसके बाद वान बताना शुरू करता है, पैनामेरा और दूसरों के विलेज छोड़ने के बाद
मैंने एक जैसे घरों को और कुछ फैंसी बनाया। फिर मैंने विलेज के सेंटर को फिर से क्रिएट किया। कुल मिलाकर मेरा टाउन बनाने का काम आसानी से चल रहा था। फिर इसके अलावा मैंने कुछ और टावर भी बनाए। अपने सामने इतने बड़े टावर को देखकर टिल कह रही थी, ये तो काफी बड़ा है और तुमने उनमें से 2 बनाए हैं। उसकी इस बात पर वान बताता है कि यह ओलिको टावर है और दूसरी तरफ वाला ग्रैप टावर है। उसी वक्त वहाँ पर एस्पार्टा आते के साथ कह रहा था, टावर किसी भी बस्ती का सिंबल होते हैं और हमें इससे दूर के एनिमी का पता लगाने में मदद मिलती है, इसलिए इससे हमारे डिफेंस और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ वान का कहना है, विलेज में अब हर कोई शांति से अपनी जिंदगी का आनंद ले पाएगा। पर ये कहने के बाद उसके पेट में गुड़ गुड़ होने लगी। जो सुनने के बाद टिल बोलते कि लॉर्ड वान, मैं तुम्हारे लिए अभी लंच प्रिपेयर करती हूँ। अब ये सुनकर वान काफी ज्यादा खुश होने के साथ कहा कि क्यों ना हम टावर के टॉप पर जाकर अपना लंच करें। फिर यहाँ से टावर के टॉप की तरफ आ गया था, जहाँ पर वान अपना लंच करते हुए कह रहा था, टिल तुम्हारे घर के बने एग और सैंडविच काफी ज्यादा टेस्टी होते हैं। यहाँ तक कि इस टावर के ऊपर का नजारा भी काफी अच्छा है। इसके कुछ देर बाद एस्पार्टा भी कहा कि शायद अब समय आ गया है कि इसे ऑफिशियली टाउन कहना शुरू कर दिया जाए। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वान अपना अजीब सा चेहरा बनाते हुए कहता है, पहले यह वान विलेज था, लेकिन अब मुझे यकीन है कि आप इसे वान टाउन जैसा कोई अजीब नाम देने के बारे में सोच रहे होंगे, है ना? इस पे टिल बताने लगी थी, इसमें गलत क्या है? मुझे लगता है कि वान टाउन एक प्यारा नाम होगा। ये बात सुनकर वान कहता कि सच में मैं ये बात यहीं पर खत्म कर रहा हूँ, इससे पहले कि तुम इसे असल में ऐसा कहना शुरू करो। वैसे हर कोई बस वही कहता है जो उसे कहना है ना लेडी आटे? जिस बात पर लेडी आटे एग्री करते हुए काफी ज्यादा ब्लश करने के साथ कहते कि अगर तुमको कोई दिक्कत ना हो तो क्या तुम मुझे अब से आटे कह सकते हो, और इससे मुझे लगता है कि आपको मुझसे बात करने में काफी आसानी होगी। अब ये सुनकर वान भी इसके लिए तैयार हो गया था, साथ ही वो आटे नाम भी लेता है, जिसकी वजह से आटे ब्लश करने लगी। वहाँ के इस खुशनुमा माहौल को देखेकर टी अपना हाथ खड़ा करते हुए कहने लगी, क्या हम सभी खाना खाने के बाद कुछ मीठा खाना चाहेंगे? इसके कुछ देर बाद टिल एक केक को तैयार करके वहाँ पर ले आई थी, जो देखकर वान हैरान होते हुए कह रहा था, क्या तुमने इसे बनाया है टिल? जिस बात पर एग्री करते हुए टिल बताना शुरू करती है, बेल और रैंगो के विलेज में शॉप खोलने के बाद मुझे केक बनाने के लिए सारा जरूरी सामान मिल गया था, जिसके बाद वहाँ के सारे लोग केक का आनंद लेने लगे। तभी वान सवाल करता है, टिल क्या तुम नहीं खाओगी? उसकी ऐसी बातों को सुनकर टिल कहते कि मुझे आजकल केक बनाने का कुछ ज्यादा ही शौक हो गया है, इसलिए मैं हर दिन केक खाती रहती हूँ। इसी वजह से मेरा वजन काफी ज्यादा खतरनाक स्थिति में है। अब ये सुनकर वान भी हैरान हो चुका था। दूसरी तरफ केमशिन बताना शुरू करता है, लॉर्ड वान उधर देखो, वह सोल्जर या एडवेंचरर नहीं लग रहे हैं। फिर यहाँ से उसी तरफ आता है जहाँ पर हम कुछ लोगों को देखते हैं जिनकी हालत काफी ज्यादा बिगड़ी हुई थी। उसी वक्त एक बुढ़ा सवाल करता है, क्या यह विलेज का सिटो है? पर वान को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए एस्पार्टा बताना शुरू करता है, मैंने सुना है कि यहाँ विलेज बसने से पहले इस लैंड पर सिटो नामक के लोग रहते थे, इसलिए कई लोग इस विलेज को सिटो कहते हैं। अब ये सुनने के साथ वान हैरान होते हुए अपने मन में कहा, क्या इस विलेज का पहले नाम यही था? एस्पार्टा की ऐसी बातों को सुनकर उस बुढ़ाव का कहना है, तो यह सच में सच है, यह इतना ज्यादा बदल गया है कि मुझे अभी भी यकीन करना मुश्किल लगता है। लेकिन वान उनसे सवाल करता है, पर आपको यहाँ पर किस लिए आना पड़ा? जिस पर वो बुढ़ऊ बताने लगा, हम नेबरिंग विलेज से आए हैं जहाँ पर हम पर बहुत ज्यादा टैक्स लगाया जाता था, लेकिन हमारे पास काम करने के लिए बहुत कम जवान लोग हैं, इसलिए हम मुश्किल से गुजारा कर पाते हैं। इसी वजह से हम यहाँ सिटो के लोगों से इस बारे में बात करने के लिए आए हैं। अब ये सुनकर वान सवाल करता है, लेकिन आपके यहाँ जवान लोगों की गिनती क्यों कम है? जिस पर वो बुढ़ऊ बताता कि हमारे नौजवानों ने विलेज छोड़ने का फैसला नहीं किया, बल्कि उन्हें काउंट ने बैटल की तैयारी के लिए अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ले लिया था। उनकी दुख भरी दास्तां को सुनने के बाद वान अपने मन में कहा कि तो वे फर्डिनेटो काउंटी के किसी विलेज से हैं। मुझे सच में दूसरे इलाकों के लोगों का स्वागत नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि इन लोगों ने यहाँ तक पहुँचने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली होगी। जो सब सोचने के बाद वो उनसे कहता कि तो फिर आप यहाँ शिफ्ट होने के बारे में क्या कहेंगे? अब ये सुनकर बुढ़ऊ कहा कि तुम्हारा मतलब है कि तुम हमें अपने साथ रख लोगे, लेकिन हम में से किसी के पास पैसे नहीं हैं। जो सुनने के बाद वान बोलता है कि अगर आपको कुछ समय के लिए टैक्स नहीं देना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं होगी, हमारे पास खाना है और मैं आपके लिए घर भी तैयार कर सकता हूँ। पर वान उनसे सवाल करता है, लेकिन विलेज में कितने लोग हैं? जिस पर वो बुढ़ऊ बताने लगा, आज हम में से सिर्फ 10 लोग ही ट्रिप पर गए, लेकिन हमारे विलेज की आबादी लगभग 300 है। ये बात सुनकर वान कहता है कि क्या आपकी हर फैमिली के लिए एक घर बेहतर रहेगा? अब ये सुनकर वो बुढ़ऊ इमोशनल होने के साथ कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा और ये एक सपने जैसा लगता है। जिस पर वान का कहना है, ठीक है, मैं कुछ एडवेंचरर को आपके साथ भेजूंगा ताकि वह सभी विलेजर्स को यहाँ पर ला सकें। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वो बुढ़ऊ कहता है कि क्या हमारे लिए इस तरह की काइंड को एक्सेप्ट करना सच में ठीक रहेगा? इस पे एग्री करते हुए वान उनके सामान को अंदर की तरफ ले जाने को कहता है, लेकिन वो मना करते हुए कहने लगे, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारे पास गाय है, वह सारा सामान ढो सकती है। अब ये सुनकर वान काफी ज्यादा हैरान हो गया था, जबकि वो बुढ़ऊ कहा, काउंटी में चारागाह अच्छे हैं, इसलिए हमारे पास 10 गाय हैं। इस बात पर वान काफी ज्यादा खुश होने के साथ अपने मन में कह रहा था, वह मिल्क प्रोड्यूस कर सकते हैं, साथ ही साथ हम पनीर मक्खन
भी बना सकते हैं। अब यह विलेज की बड़ी नई इंडस्ट्री हो सकती है। अगले सीन में औरतों की पार्टी फर्डिनेटो के विलेजर्स को वान के विलेज की तरफ ले जा रही थी, जो देखकर कुसाला का कहना है लॉर्ड वान सच में काफी ज्यादा जनरस है, वह बस ऐसे ही 300 लोगों को अपने पास धर रहे हैं। इस पे औरतों बताने लगा था और इस मिशन का रिवॉर्ड भी काफी ज्यादा जनरस है। उन दोनों की बकर बकर करता देखकर प्लूरियल उन पर गुस्सा करते हुए कह रही थी, हम लगभग पहुंच गए हैं, इसलिए हमारे आसपास नजर रखना, ठीक है? पिछली बार तुम दोनों बेकार की बातों में इतना खो गए थे कि उस फॉरेस्ट के ड्रैगन ने हम पर हमला कर दिया था, याद है? अब ये सुनकर वो दोनों एकदम चुप हो जाते हैं। तभी औरतों एक लड़की से सवाल करता है, क्या तुम ठीक हो? जिस पर वो लड़की एग्री करते हुए बताना शुरू करती है, सच कहूँ तो मैं इसके खिलाफ थी, क्योंकि हम कहीं बीच से कहीं और दूर जा रहे हैं। उसकी ऐसी बातों को सुनकर औरतों उसको बताने लगा, तुम एक दूर दराज के विलेज की ओर जा रही हो, लेकिन यह दूर दराज का विलेज हेवन है। कुछ देर ऐसे ही सफर करने के बाद वो सारे के सारे उस विलेज की तरफ पहुंच जाते हैं, जहाँ पर वान उनका स्वागत करता है। पर वो लोग अपने सामने इस नजारे को देखकर एकदम हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जो लोग पहले आए थे वो यहाँ पर काफी ज्यादा खुश लग रहे हैं। जबकि वान उनकी तरफ आते हुए कहता है कि मुझे यकीन है कि आप सब अपनी ट्रिप से काफी ज्यादा थक गए होंगे, इसलिए बारबेक्यू मीट खाकर पेट भर लो, फिर मैंने आपके लिए जो घर तैयार किए हैं उसमें अपनी रात बिताओ। पर उनको यकीन नहीं हो रहा था कि हम इतना बढ़िया खाना भी खा सकते हैं, पर जहाँ पर वो रहते थे उनको ऐसा खाना कभी नसीब ही नहीं हुआ। इसी वजह से उनकी आंखों में आंसू आने लगे थे, जो देखने के बाद वान अपने मन में कहता कि 300 लोगों के लिए घर और बारबेक्यू तैयार करना काफी ज्यादा मुश्किल काम था, लेकिन देखने से ऐसा लगता है कि मेरी ये मेहनत बेकार नहीं गई। खाना खा लेने के बाद फर्डिनेटो के विलेजर्स एक साथ इकट्ठा होने के बाद वान को बताना शुरू करते हैं, क्या हमारे लिए कोई काम है और हम गुजारा करने का कोई तरीका चाहते हैं, यहाँ तक कि हम में से किसी के पास कोई सेविंग भी नहीं है। उनके इस सवाल का जवाब देते हुए वान कुछ देर सोचने के बाद बताता है कि ऐसे में क्या मैं आपसे होटल या नई दुकान चलाने में मदद मांग सकता हूँ, जो हम खोलने वाले हैं, और मुझे कुछ नए खेतों में खेती करने में मदद के लिए लोगों की भी जरूरत होगी। ये बात सुनकर एक बंदा कहता है कि हम खेतों का काम तो संभाल सकते हैं, लेकिन हमने इससे पहले कभी बिजनेस को नहीं चलाया है। इस सवाल का जवाब देते हुए वान का कहना है, आप पैसे का हिसाब किताब उन लोगों पर छोड़ सकते हैं जो यह कर सकते हैं, इसलिए आपको बस इस बात पर ध्यान देना है कि आप क्या कर सकते हैं। तभी विलेज चीफ सामने की तरफ आते हुए कहते हैं, जब से लॉर्ड वान आए हैं इस विलेज की जिंदगी काफी ज्यादा बेहतर हो गई है, कि तुम शायद ही इसे पहचान पाओ, इसलिए हम सब तुम्हारी लाइफ को यहाँ भी एंजॉय करने में तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। उनकी ऐसी बातों को सुनकर वो लड़की कहने लगी, लेकिन क्या ये वाकई ठीक है, आप हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं? वहीं दूसरी तरफ टील उनका मूड फ्रेश करने के लिए वहाँ पर काफी सारे केक पेश कर देती है, जो देखकर वो विलेजर्स काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। जबकि वान बताना शुरू करता है, मैंने आपके विलेज चीफ से कहा कि हमें फ्रेश क्रीम बनाने के लिए आपकी काऊ की जरूरत होगी, तो आप यहाँ आकर हम पर एहसान नहीं कर रहे, इसी वजह से हम बस एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। आप ये सुनते हुए वो लड़की मुस्कुराने लगी, जबकि वान बताता है कि जल्द ही इस विलेज में हमारी एक ट्रेडिंग कंपनी होगी, साथ ही साथ ये विलेज और भी ज्यादा डेवलप होगा, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप सब यहाँ आराम करेंगे और अपनी नई जिंदगी का मजा लेंगे। जो सुनने के साथ वो सारे के सारे लोग काफी ज्यादा खुश हो चुके थे, पर वान अपने मन में कहा कि हर कोई जिंदा रहने की कोशिश में लगा हुआ था, लेकिन अब उन्हें उम्मीद है कि उनका दिमाग अपने जिंदगी का मजा लेने पर लग गया है। उसी वक्त वहाँ पर एस्पर्डा आते के साथ कह रहा था, विलेज की पॉपुलेशन बड़ी है, लेकिन हम अभी भी 10,000 की पॉपुलेशन वाला टाउन बनाने से काफी ज्यादा दूर है, तुमको इस विलेज को डेवलप करते रहना होगा। ये बात सुनकर वान काफी ज्यादा खुश होने के साथ कहा कि मैं सिटी बनाने में अपने काम पर कड़ी मेहनत करता रहूंगा। वैसे द डेली लाइफ ऑफ इमॉर्टल किंग के एपिसोड देखना मत भूल जाना, उसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो फिर मिलते हैं, सायोनारा।